दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और दोनों तरफ के तेज गेंदबाजों के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज तो अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुके हैं। हमने लीग मुकाबले में देखा, हालांकि बल्लेबाजी नहीं आई पाकिस्तान की, लेकिन जिस तरह से जो पेस बॉलिंग अटैक है, जिस तरह से भारत के लिए खौवा साबित हुआ है और उसने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं भारत का जो पेस बॉलिंग अटैक है, अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उसको खेल पाएगा, क्या उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी नहीं होती है तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जब चलता है तभी पाकिस्तान 300 के आंकड़े के आसपास पहुंच पाता है या 300 के आंकड़े को पार कर पाता है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो फिर परेशानियां खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी है। आज हम तकनीकी एंगल्स पर बात करेंगे, तकनीकी पहलुओं पर बात करेंगे। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों टीमों के जो पेस बॉलिंग अटैक है उसकी ये तस्वीरें हैं। शाहिनशाह अफरीदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जो है ना अफरीदी को लेकर एक खूब चर्चा का विषय है, क्योंकि जब भारतीय खिलाड़ी अभ्यास करते हैं तब भी शाहिनशाह अफरीदी को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि बाएं हाथ से जो एंगल आएगा वो क्या होगा और उस पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। यही कुछ आज देखने को मिला था, आज केएल राहुल की तरफ से यही कुछ देखने को मिला था अन्य बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि जो थ्रो आर्म से जो बॉलिंग की जाती है, जो प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें एक कोण देने की कोशिश की जाती है, गेंद अंदर की तरफ आती है, और यही कुछ शाहिनशाह अफरीदी की सबसे बड़ी खूबी है। आज तकनीकी पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। शाहिनशाह अफरीदी जब लैंड करते हैं अपने एक्शन के साथ, तो उनका जो बॉडी वेट है वो अब एक पैर पर दूसरे पैर पर जो है ट्रांसफर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और हाथों की मूवमेंट उनकी बहुत तेज रहती है। शायद ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। और इसके अलावा जो मैंने शाहिनशाह अफरीदी को ऑब्जर्व किया है, वो ज्यादा फुलर लेंथ गेंदों पर विकेट चटकाते हैं, और वो ऐसी फुलर लेंथ गेंदें होती हैं जो बहुत ही अंदर की तरफ आती हैं और बल्लेबाज को संभलने का मौका ही नहीं देती, और उसमें स्विंग भी होता है, गति भी होती है, और फुलर लेंथ होने की वजह से बल्लेबाज को बहुत ज्यादा हिलने डुलने का मौका नहीं मिल पाता। जैसे कि आपने शुभमन गिल को देखा जो उन्होंने विकेट चटकाया, ऐसे ही वो विकेट उनकी पसंदीदा, उनकी चॉइस रहती है कि इस तरह की वो विकेट को चटकाते हैं। और रोहित शर्मा को ऐसी गेंदों पर वो अब तक 2 बार आउट कर चुके हैं, विराट कोहली को 2 बार आउट कर चुके हैं, और अब हारिस राउफ की अगर हम बात करें तो बिग बैश लीग की ये देन रहे हैं। कहते हैं ना कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब तप कर आते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी कहीं तपा वपा नहीं है, ये तमाम लीग खेलकर ही इसने अपने खेल को चमकाया है। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ये खेलते थे, और इनके जो स्पीड है वो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये एक ही ओवर में 3 बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छूने की काबिलियत रखते हैं, और शरीर के सभी हिस्से से इनके बहुत ही तेजी से काम करते हैं। जैसे कहते हैं कि स्पीड बॉल पोजीशन कहते हैं इसे, और शरीर के सभी हिस्सों से ये स्पीड अपनी जनरेट करते हैं अपने बॉलिंग करते हुए। और इनकी रफ्तार जब होती है, रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोहनी घुटना और कूल्हों का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और ये इनके लिए बहुत मददगार भी साबित होता है। हाथों की मूवमेंट हालांकि इनकी अफरीदी की तुलना में धीमी है। ये देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि इनकी रफ्तार ज्यादा है अफरीदी से, और अफरीदी 137, 138, 140 से के आसपास ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनके हाथों की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी अफरीदी की तुलना में काफी धीमी रहती है, और मूवमेंट और वो कहीं ना कहीं वकार यूनुस की याद ताजा कराती है। इनके एक्शन में काफी कुछ वकार यूनुस की सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं नसीम शाह की, एक ऐसे गेंदबाज की जो विकेटों का मोहताज नहीं है, यानी पिच में कंडीशंस का मोहताज नहीं है। जैसे भी पिच मिल जाए ये वहां पर अच्छी गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। और इनका बॉलिंग आर्म अगर हम देखें और उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म देखें, एक तो ये है बॉलिंग आर्म और एक दूसरा है नॉन बॉलिंग आर्म, इन दोनों के बीच में जो सीक्वेंस है वो बहुत ही गजब का है। बहुत अच्छा तालमेल इनमें दिखाई देता है। रनअप में जो है इनकी बहुत रफ्तार होती है, यानी बहुत तेज दौड़ते हैं। जैसे मुझे याद है कभी शोएब अख्तर को हम बहुत तेजी से दौड़ते हुए देखा करते थे रनअप में, ये भी रनअप में काफी तेज दौड़ते हैं। और इनका बॉलिंग आर्म जो है ना, जो राइट हैंडर है, राइट आर्म बॉलर है, और उनका जो बॉलिंग आर्म जब शरीर से दूर होता है तो उसको बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्लेबाज वहां पर बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन जब ये बहुत करीब रहता है तो वो बहुत परेशानी का सबब बनता है, और बल्लेबाज उसको समझ नहीं पाते, और इसी वजह से इनको अच्छी खासी विकेटें मिलती हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में।
भारत की बात करते हैं। भारत के पास तजुर्बा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे शमी हो। अब तो सिराज भी तजुर्बेकार बनते जा रहे हैं, लेकिन बुमराह और शमी के पास जो रहा है तजुर्बा, अनुभव, वो उसका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। ओपन चेस्ट एक्शन है जसप्रीत बुमराह का। अगर हम बुमराह की बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल का, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का इनका एक्शन है। और छोटे रनअप से स्पीड कैसे जनरेट की जाती है, ये आज दुनिया बड़ी हैरान है जसप्रीत बुमराह को देखकर कि छोटे रनअप से कैसे वो स्पीड निकालते हैं। और उनकी जो बाउंसर हैं, ऑकवर्ड बाउंसर, वो बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि उसका अंदाजा बल्लेबाज नहीं लगा पाता। और आमतौर पर उनकी बाउंसर सिर के ऊपर से नहीं जाती, बिल्कुल आप देखेंगे गर्दन या गर्दन के आसपास ही रहती है। और बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि उस पर डक करे या उस पर हुक खेले, यानी हुक खेलने के लिए एक तरह से वो प्रेरित करते हैं, उसी हिसाब से अपनी फील्ड लगाते हैं। ये जसप्रीत बुमराह की बहुत बड़ी खूबी है। उनकी स्लोअर बाउंसर बहुत खतरनाक होती हैं। और उनका घुटना, उनका कंधा और उनकी कोहनी, यानी घुटना, कंधा और कोहनी तीनों एक दिशा में रहती हैं, जिसकी वजह से शरीर पर, इनकी बैक पर जो है जोर पड़ता है, और इसी वजह से वो इंजरी के भी शिकार होते रहे हैं। शमी की बात करते हैं, मोहम्मद शमी सीम मूवमेंट में दुनिया के बेताज बादशाह हैं। बहुत जबरदस्त सीम मूवमेंट है इनके पास, बल्कि अगर आप उनको बेस्ट सीम बॉलिंग वाला बॉलर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। नॉन बॉलिंग आर्म जो है और रिस्ट, नॉन बॉलिंग आर्म और रिस्ट, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा इनका तालमेल देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे दोनों का क्या तालमेल है? जी हाँ, बिल्कुल, उससे उन्हें अपनी लाइन और लेंथ में इस मूवमेंट से, नॉन बॉलिंग आर्म से मदद मिलती है। और रिस्ट का पोजीशन वो इस्तेमाल करते हैं सीम मूवमेंट के लिए, और वो उनका बेस्ट है। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, सिराज में भी बुमराह की तरह ओपन चेस्ट एक्शन है, और शमी की तरह ये भी दोनों तरफ गेंद को मूव कराते हैं। दोनों तरफ गेंद को मूवमेंट कराना इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और अगर आप पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की बात करें, इमामुल हक, फखर जमान और बाबर आजम, ये सब के सब बॉलर जो हैं, इनको खासकर बुमराह की विविधतापूर्ण वैरायटी वाली जो गेंदें हैं, उससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। शमी की सीम से सावधान रहना पड़ेगा, और तो और सिराज की दोनों तरफ जो मूव होती गेंदें हैं, उससे बहुत ही सावधान रहना होगा। वहीं अगर हम गिल, विराट और रोहित शर्मा की बात करें, भारत के टॉप ऑर्डर की बात करें, तो यहां पर मैं कहूंगा कि शहनशाह अफरीदी की जो अंदर आती गेंदें हैं, जो फुलर लेंथ की गेंदें हैं, उस पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। थोड़ा नहीं, काफी सावधान रहना होगा, कि विराट, रोहित तो इस पर फंसते भी रहे हैं। और विराट कोहली और गिल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जैसे पिछले मैच में जो उन्होंने गलतियां की हैं, बिल्कुल पैरों का मूवमेंट उनका जो है बहुत ही कम था, और वो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो अब भारत के लिए शुरुआती ओवरों में क्या स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि या तो आप सहवाग वाले स्टाइल में आकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाएं, जो इतना आसान नहीं है। उसको दबाव बनाने के प्रयास में आप 2 या 3 या 4 विकेट भी खो सकते हैं शुरुआती ओवर में, और फिर पता चला कि मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, वो डैमेज कंट्रोल करते ही रह गए, और टीम का स्कोर जो है 225 तक मुश्किल से पहुंच पाया, 225 या 250 तक। तो इससे बेहतर होगा कि इस स्ट्रेटेजी को छोड़ें, पहले 10 से 15 ओवर में टेस्ट मैच वाली जो है स्ट्रेंथ वो दिखाएं, ताकि आप रन, ठीक है नहीं बनेंगे रन, 10 ओवर 15 रन बनेंगे, 10 ओवर में 20 रन बनेंगे, लेकिन अगर आपके 10 ओवर या 15 ओवर आपने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के निकाल लिए, तो समझिए फिर भारत जो है अपनी बल्लेबाजी के लिए जो दुनिया भर में जाना जाता है, फिर उस पर दबाव उतना नहीं रहेगा जितना कि पहले 10-15 ओवर में विकेटें गिरने का जो दबाव होता है, उससे भारत अंत तक संभल नहीं पाता। तो मैं समझता हूं कि इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। शुरू में आप अपना डिफेंस कीजिए और पहले बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी का फलसफा यह है कि भारत जितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, टॉप ऑर्डर अगर टिका रहा, धीमी बल्लेबाजी करे। इमामुल हक पर की आलोचना कितनी होती है, कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वो खिलाड़ी है, अपने तरीके से खेलता है और विकेट नहीं गिरने देता शुरुआती ओवर में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो मैं समझता हूं इमामुल हक अगर ऐसा कर सकते हैं तो भारतीय टीम में तो ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि 15 ओवर तक रन नहीं बनते ना बने, लेकिन उसके बाद एक्सेलरेट करने वाले प्लेयर होने चाहिए, और वो प्लेयर्स हैं भारत के पास। और मुझे लगता है 300 के आसपास का स्कोर अगर बन जाता है तो उसको चेज करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत उतना बड़ा चेज मास्टर, जितना बड़ा चेज मास्टर भारत है, उतना बड़ा चेज मास्टर हाल के वर्षों में पाकिस्तान हमें देखने को नहीं मिला है। तो यही है एक तरीका भारतीय टीम का आगे बढ़ने का।
आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।